नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें। और आज की इस वीडियो में हम बात कर लेंगे हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता का जो हमारा सेकंड गेस्ट पेपर इन मॉडल पेपर मान लो, चाहे गेस्ट पेपर मान लो, इसको पढ़ने से आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। ठीक है ना। दूसरे नंबर का है ये। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। उस पर मैं आपको जैसे ही तुम्हारी एग्ज़ाम ख़त्म होगी मैं आपको रीट की क्लासों के लिए क्लास तैयार कर दूंगा। उस पर आपको निःशुल्क क्लासें मिलेंगी और साथ ही साथ टेलीग्राम पे आपको उसके नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है ना। रीट के लिए इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी नहीं, आपको यूट्यूब से ही पढ़ना है। चलिए आगे बात करते हैं। हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। कैसे बच्चों के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है बताइए साथियों, बताएंगे फटाफट। तो इसमें ऑप्शन होता है साथियों, ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है नेत्रहीन बच्चों के लिए। यहाँ पर ऑप्शन आप लोग से कर लो भाई, सॉरी बे, ऑप्शन हो गया आपका बे। ठीक है ना, नेत्रहीन बच्चों के लिए। ठीक है ना, जो दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं उसके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, गूंगे बहरे बच्चों के लिए नहीं होता। ये ऑप्शन गलत लग गया। ठीक है ना। आगे बात करते हैं जगन्नाथ। देखो आपसे एक संधि पूछी जाएगी या फिर कोई समास पूछा जाएगा या फिर कोई ना कोई उपसर्ग पूछा जाएगा। ध्यान रखें आप लोग, ग्रामर का क्वेश्चन ज़्यादातर आएगा यहाँ पर। तो जगन्नाथ जो है उसका संधि विच्छेद होता है अपना जगत प्लस नाथ। क्या होगा? जगत प्लस नाथ। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें संधि कौन सी होती है साथियों? इसमें संधि हो गई अपनी व्यंजन संधि। चलिए अगला क्वेश्चन, आपको दो ही ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, महाकवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भाषा क्या है? सुमित्रानंदन पंत एक छायावादी कवयित्री है। ठीक है ना। और उसके अनुसार है कि भाषा संसार का नाद में चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है, यह विश्व की हृदय तंत्र की समझ है, जिसके स्वर में यह अभिव्यक्ति पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू सुमित्रानंदन पंत के अनुसार लैंग्वेज क्या है? ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी भी व्यक्ति की भाषा पर सबसे अधिक प्रभाव किसका दिखाई देता है? बताइए। तो ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति की भाषा पर ज़्यादातर प्रभाव जो है उसकी समाज का और उसकी संस्कृति का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेल लिपि जो है साथियों, उसके एक डॉट की औसतन ऊंचाई कितनी होती है? तो आपको याद रखना है उसकी औसतन ऊंचाई होती है 0.02। ठीक है ना, इंच। 0.02 इंच होती है। और अगर पूछा जाए कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे 6 बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि तार्किक लेख का उद्देश्य क्या है? तार्किक जो लेखन होता है उसका उद्देश्य प्रत्येक विचार से संबंधित कारण एवं प्रभाव के प्रति जागरूकता एवं उत्सुकता हो, यही तार्किक लेखन का उद्देश्य होता है। देखो मैं मेरी कोशिश कर रहा हूँ पूरी पूरी कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हो। ये क्वेश्चन मैंने शायद फर्स्ट मॉडल पेपर में आपको डाल दिया है कि ज्ञानपरक उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे परंपरा, प्रकृति, भाषा की परंपरा, भाषा की प्रकृति, उसके विविध घटकों की जानकारी, वे भाषा विज्ञान का ज्ञान हो सकता है। ये क्या है? सब ज्ञानपरक उद्देश्य के हो सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम हमारा कैसा होना चाहिए? तो प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? हमारी मदर टंग होना चाहिए, मातृभाषा में ही। कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को हमें मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। और इस चीज़ का समर्थन किसने किया था साथियों? महात्मा गांधी जी ने भी किया था, टैगोर ने भी किया था, विवेकानंद जी ने भी किया था। बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक थे, बहुत सारे दार्शनिक थे जिन्होंने यही बात कही थी कि हमेशा बच्चे को मातृभाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए। श्रवण कौशल में दोष के कारण क्या क्या हो सकते हैं? यानी श्रवण कौशल जो है वो, उसमें दोष किस तरीके से आता है? तो दोष के कारणों का आपको पॉइंटों को लिखना है कि पहला पॉइंट है इसमें कि मौखिक कार्य का अभाव। अगर मौखिक कार्य नहीं है तो दोष उत्पन्न होगा। कक्षा में कठोर नियंत्रण, पाठ्य वस्तु की क्लिष्टता यानी कठोरता, अशांत वातावरण, एक साथ दो काम करने के लिए दिए जाए, या फिर श्रवण इंद्रियों का बाधित होना, ये सब किस वजह से होता है? श्रवण कौशल में दोष उत्पन्न हो जाता है, यानी बच्चा कम सुनने लगता है। अगला क्वेश्चन है, आदेश व निर्देश की भाषा में क्या अंतर है? आदेश और निर्देश की भाषा में अंतर। देखो आप लोग समझते होंगे कि आदेश और निर्देश दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आदेश की भाषा में अनिवार्यता का पुट होता है। आदेश अगर किसी को दिया जाता है तो वो अनिवार्य है, किसी भी काम करने के लिए आदेश दिया जाए तो वो समझ लो वो काम हमको 101% करना है, उसमें कंपल्सरी है, जिसमें कार्य को करने या उसे मानने की बाध्यता का भाव बोध होता है।
जबकि निर्देश निर्देश की भाषा में कोई भी अनिवार्यता नहीं होती। वो कैसा होता है, संकेतात्मकता का भाव होता है, वो हमारा ऐच्छिक होता है, हम उस काम को कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, किसमें, निर्देश की भाषा में। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत भाषण और सामूहिक भाषण में अंतर क्या है। व्यक्तिगत भाषण किसे कहेंगे, एक व्यक्ति के द्वारा किया गया शेषवर भाषण व्यक्तिगत भाषण कहलाते हैं। व्यक्ति खुद ही अकेला पढ़ रहा है, ठीक है ना। व्यक्तिगत भाषण प्राय बड़ी कक्षाओं में प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत भाषण बड़ी कक्षाओं में किया जाता है, इसका मतलब बड़े जो बच्चे होते हैं वो खुद पढ़ते रहते हैं। सामूहिक भाषण जो है छोटी कक्षाओं में किया जाता है, जब एक से अधिक व्यक्ति मिलकर के ऊंचे स्वर में जोर जोर से पढ़ते हैं तो उसे हम कहेंगे सामूहिक भाषण। समझ में आया। और ये छोटी कक्षाओं में प्रयोग किया जाता है। पढ़ने का लक्ष्य क्या होता है, पढ़ने का लक्ष्य क्या होता है, तो पढ़ने का लक्ष्य है अर्थ को समझना मात्र ही नहीं, बल्कि अर्थ को आत्मसात करके उसे अपने से जोड़ना। ठीक है, देखो हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमने पढ़ लिया समझ में कुछ नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं है, पढ़ना उसे नहीं कहेंगे, पढ़ना उसे कहेंगे कि हमको अर्थ ग्रहण भी हो रहा है, हम उस चीज़ को अपने आप में ढाल भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं, अनुमोदन भी कर रहे हैं। यही क्या है, लक्ष्य पढ़ने का, इसी को तो पढ़ना कहेंगे। लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्ति में दो अंतर। लिखित अभिव्यक्ति क्या होती है, लिखित अभिव्यक्ति मूर्त होती है, इसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसमें सुधार की गुंजाइश भी होती है। लेकिन मौखिक अभिव्यक्ति क्या है, ये अमूर्त होती है, अस्थायी व तत्कालिक क्षणिक होती है। ये एक बार बोल देने पर इसमें कभी सुधार नहीं किया जा सकता। कहते हैं ना कि एक बार जो बोल देते हैं उसमें कोई सुधार नहीं किया जाता, लेकिन लिखित जो चीज़ होती है उसमें तो हम करेक्शन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकोक्ति एवं मुहावरे में अंतर। लोकोक्ति क्या होती है, ठीक है, लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है, इसका प्रयोग सदैव एक ही रूप में किया जाता है, ये एक स्वतंत्र वाक्य है और इसका क्रिया में भी प्रयोग होता है। जबकि मुहावरा क्या है, मुहावरा एक वाक्य का अंश होता है, क्रियापद में इसे परिवर्तन भी किया जा सकता है और ये वाक्य आश्रित भी होता है और इसमें क्रिया का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। तो दोनों में डिफरेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उच्च प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में एकांकियों का संयोजन क्यों किया जाता है। तो उच्च प्राथमिक कक्षाओं में पाठ्यक्रम में विविध एकांकियों का संयोजन किया जाता है ताकि बालक बालिकाओं को विभिन्न भावों, पात्रों, संवादों आदि का ज्ञान हो सके। ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट मॉडल पेपर में बताया था कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के शब्द भेद हैं। तो इसको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। पहला प्रकार है रूढ़ शब्द। अब आपको इसकी व्याख्या खुद पढ़ लेनी है कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषाई कौशल का मूल्यांकन करते समय हमें किन किन बातों का या किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। तो याद रखना आपको, कक्षा का स्तर व बच्चों के अनुरूप ही हमारा मूल्यांकन हो। एक साथ एक या दो अधिक कौशलों का मूल्यांकन भी नहीं करना चाहिए। मूल्यांकन दृष्टिकोण सकारात्मक और सुधारवादी होना चाहिए। मूल्यांकन सतत और व्यापक होना चाहिए। बच्चों से उपलब्धि भावना का विकास हो, बच्चों में उपलब्धि की भावना का विकास हो, ऐसा मूल्यांकन करना चाहिए। सैद्धांतिक ज्ञान की अपेक्षा भाषा ज्ञान की कुशलता की जांच भी इसमें की जानी चाहिए। तो ये निम्नलिखित जो बिंदु हैं हमको याद रखने हैं मूल्यांकन करते समय। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन हेतु प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया प्रश्न तो कई प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रश्न का प्रकार है निबंधात्मक प्रश्न, आप लोग पढ़ते हो। तो निबंधात्मक प्रश्न होते क्या है, इसकी विशेषता सुनिए आप लोग। इन प्रश्नों को वर्णनात्मक प्रश्न भी कहा जाता है क्योंकि इनके उत्तर लेखन की तरह विस्तृत होते हैं। हमें बहुत ज़्यादा शब्दों में आंसर देना पड़ता है तथा इनके द्वारा यह भी सरलता से पता लगाया जा सकता है कि परीक्षार्थी में उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत करने की कितनी क्षमता है तथा विचारों में कितनी मौलिकता है। यानी बच्चे का सर्वांगीण जो दिमाग है ना, पूरा का पूरा दिमाग, उसका नॉलेज किस में पता लगता है, निबंधात्मक प्रश्नों में। दूसरे प्रश्न है हमारे कौन से, लघुत्तरात्मक प्रश्न। ये आप लोगों ने देखे होंगे, लघुत्तरात्मक प्रश्न भी होते हैं।
इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ शब्दों से लेकर कुछ वाक्यों तक 3-4 बिंदुओं में इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक लगभग एक जैसे होते हैं। चलिए उसके बाद वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न है, ये प्रश्न वस्तु स्थिति पर आधारित होते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर देने में छात्रों को कोई स्वतंत्रता नहीं होती। अब आप लोग जानते हो इस चीज़ को कि ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर कोई आंसर ए है तो उसके आंसर को हम कभी बी नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब मान के चलते हो बोर्ड ने उसको ए आंसर करेक्ट कर दिया तो ए ही करेक्ट होगा। कहने का मतलब है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत वैधता पाई जाती है, ठीक है ना, वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न का एक विशिष्ट उत्तर होता है। इनमें छात्र से वही विशिष्ट उत्तर देने की आशा की जाती है ताकि उसका आंसर सही निकले। यदि उस विशिष्ट उत्तर के अलावा बच्चा कोई भी अन्य उत्तर देगा तो वो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। आ गया। अब आपको अथवा में एक प्रश्न याद रखना कि प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही क्यों होना चाहिए, तर्क सहित उत्तर दीजिए। बताओ बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मातृभाषा में ही शिक्षा क्यों दें, आप लोग स्पष्ट कीजिए, आपको आंसर क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना, तो आप लोग इसको पढ़ के जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि तत्सम उपसर्ग और तद्भव उपसर्ग, उपसर्ग दो प्रकार के होते हैं, इनको एग्जाम्पल सहित आपको पढ़ना। सबसे पहले हम बात करते हैं तत्सम उपसर्ग की। वे उपसर्ग जिनका प्रयोग संस्कृत अथवा तत्सम शब्दों के साथ ही होता है, वो क्या है, तत्सम उपसर्ग। और इनकी संख्या की बात करें तो ये 22 होते हैं। तत्सम उपसर्ग संस्कृत में कितने होते हैं, 22 होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें हम, जैसे उपसर्ग है हमारा अर्थ, ये उपसर्ग है, ठीक है ना। अब इधर बात करो, उपसर्ग है हमारा इधर और इधर की तरफ हमारा अर्थ बताएंगे। तो पहला उपसर्ग है हमारा अभी, अभी का अर्थ होता है सामने की ओर। उदाहरण की बात करें तो जैसे अभिमुख, अभिनव, अभ्यागत, इनमें सब क्या है, ये अभी उपसर्ग के उदाहरण है। ऐसे ही परि उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है चारों ओर। तो परिवर्तन, परिक्रमा, पर्यटन, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल। अगला जो हमारा उपसर्ग है वो है तद्भव उपसर्ग। जो उपसर्ग संस्कृत के उपसर्गों से विकसित हुए हैं और हिंदी में आ गए, वो क्या है, तद्भव। क्या है, तद्भव, ये परिवर्तनशील उपसर्ग है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, जैसे अनुपसर्ग है हमारा, अनुपसर्ग का अर्थ होता है अभाव या निषेध। एग्जाम्पल इसके सुन लो, अनपढ़, अनमोल, अनहोनी। ऐसे ही अध्य उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है कम, अधजला, अधमरा, अधपका। भर जो शब्द है उसका अर्थ होता है पूरा, जैसे भरमार, भरसक, भरपेट, ये एग्जाम्पल हो गए इसके। अगला आपको क्वेश्चन याद रखना है कि औपचारिक और अनौपचारिक नाटक से क्या अभिप्राय है, इनमें अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न आपको पढ़ के जाना है। आइए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बहुत है। तो जीवनी और आत्मकथा में अंतर देखो, आत्मकथा का संबंध स्वयं भोक्ता से होता है, स्वयं भोक्ता, जबकि जीवनी का संबंध किसी अन्य व्यक्ति से होता है, ठीक है ना। आत्मकथा का लेखक स्वयं भोक्ता होता है, जैसे आत्मकथा, और जीवनी का लेखक कोई दूसरा होता है। अब आप लोग थोड़ा सा समझिए, ठीक है ना। आत्मकथा किसी भी व्यक्ति की हो सकती है, जैसे मैं खुद हूं तो मैं अपनी आत्मकथा को खुद ही लिखूंगा। जबकि जीवनी की अगर बात करें तो जीवनी अगर मैं लिख रहा हूं तो जीवनी में किसी विख्यात व्यक्ति की ही लिखूंगा, समझ में आया, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की ही लिखूंगा। जीवनी हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति की होती है, जबकि आत्मकथा खुद की होती है, अपने शब्दों में होती है, समझ में आया। दूसरे शब्दों में प्रसिद्धि की अनिवार्यता आत्मकथा के लिए नहीं होती, जबकि जीवनी की पहली शर्त होती है कि जीवनी हमेशा किसी विख्यात या प्रसिद्ध व्यक्ति के ऊपर ही लिखी जाती है। आत्मकथा में ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। आत्मकथा तो आप खुद भी लिख सकते हो, चाहे भले आप प्रसिद्ध हो या ना हो। दोनों विधाओं में उद्देश्य विषयक अंतर होता है। आत्मकथाकार को अपने विषय में जितनी सामग्री ज्ञात होती है उतनी चरित्र नायक के विषय में जीवनकार को ज्ञात नहीं होती। दोनों में ही ईमानदारी और तटस्थता आदि की अनिवार्यता होने पर भी आत्मकथाकार को इसकी अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता रहती है। अगला अंतर है इनमें कि दुर्बल जीवन के दुर्बल पक्षों या प्रसंगों को जितना जीवनीकार उजागर कर देता है उतना आत्मकथाकार कभी नहीं कर सकता, ठीक है।
आपको अथवा में प्रश्न याद रखना है, एकांकी यानी नाटक जो है, नाटक शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं, उनका उल्लेख आपको याद रखना है कि एक नाटक शिक्षण के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर लेखन के विकास के उद्देश्य क्या है। जो उच्च प्राथमिक स्तर है उनमें लेखन को विकसित कैसे किया जाएगा, और विकसित अगर करेंगे भी तो उसके क्या उद्देश्य है, देखेंगे। उद्देश्य सुनो। पहला उद्देश्य है अक्षरों, शब्दों एवं वाक्यों का सही लेखन एवं जुड़ाव होना चाहिए। सरल अनुच्छेदों एवं निबंधों की रचना, विराम चिन्हों की उपयोगिता का ज्ञान एवं इस्तेमाल, कठिन श्रुति लेख करने की योग्यता, औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र लेखन, रचनात्मक लेखन का प्रयास और उस ओर अग्रसर होना, अपनी अभिव्यक्ति को लेखन का रूप देना, पठित सामग्री के अर्थ एवं संदर्भ को लिख देना। तो ये क्या हो गए हमारे उच्च प्राथमिक लेखन के विकास के उद्देश्य। आपको अथवा में प्रश्न याद रखना है कि कहानी की भाषागत विशेषताएं क्या हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ना ही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। श्रवण कौशल को विकसित करने के आधारों की विवेचना कीजिए। भाई श्रवण कौशल को विकसित कर रहे हैं, किस आधार पर हम करेंगे वो आपसे पूछा गया है। तो पर्याप्त श्रवण होना चाहिए। पर्याप्त श्रवण से उस भाषा की ध्वनि व्यवस्था का प्रभाव श्रोता के मस्तिष्क पर पड़ते रहने के कारण उसमें धीरे धीरे उस भाषा की ध्वनियों को पहचानने की शक्ति का स्वतः ही विकास हो जाता है, और मस्तिष्क अपनी रचना की विशेषताओं के कारण पहचानने की शक्ति स्वतः ही विकसित हो जाती है। दूसरा इसका आधार है शांत चित्त श्रवण। श्रोता जो कुछ भी सुने उसे शांत चित्त होकर के सुने, अर्थात श्रवण के समय उसका चेतन मस्तिष्क उदासीनता, क्रोध, चिंता भाव, घृणा, आवेश आदि जैसे उद्वेगों से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए। शांतचित्त होकर सुनी गई बात अच्छी तरह सुनने के कारण मस्तिष्क में अच्छी तरीके से फिट हो जाती है, स्थिर हो जाती है। अतः हिंदी भाषा के श्रवण अभ्यास के समय बच्चों का शांतचित्त होना परम आवश्यक है। क्लियर। अगला जो इसका पॉइंट है वो है कि एकाग्र श्रवण होना चाहिए। प्रत्येक स्वस्थ मस्तिष्क की विशेषता है कि वह जिस बात में रुचि रखता है उसकी ओर एकाग्र होना चाहिए। भाई कोई भी चीज़ हमको सुननी है, शांत होकर के सुननी है, एकाग्र होकर सुननी है। एकाग्रता की स्थिति में की गई कोई भी क्रिया स्थिर तथा प्रभावकारी होती है। अतः भाषा के समय उसके श्रवण में रुचि हो जिससे कि एकाग्रता बनी रहे। चौथा पॉइंट है इसका औपचारिक श्रवण। ठीक है, चौथा आधार क्या है? औपचारिक श्रवण। सामान्यतः किसी द्वितीयक भाषा के लोगों के मध्य रहते हुए बिना किसी औपचारिक श्रवण अभ्यास के ही अधिकतर लोगों में उस भाषा की श्रवण दक्षता का विकास हो जाता है। सामान्य श्रवण या निष्क्रिय श्रवण भी इसी प्रकार का प्रभाव डालते हैं। पांचवा आधार है बाधाहीन श्रवण। रेल, बस, कारखाने आदि के पास मकानों में रहने वाले व्यक्तियों को शुरू में वहाँ के तरह तरह के शोरगुल के कारण एकाग्रता के कार्यों में या फिर नींद में कुछ दिनों तक बाधा आती है, लेकिन धीरे धीरे श्रवण इंद्रियां उस शोरगुल के आदि हो जाती है। आपको अब एक अन्यथा अथवा में प्रश्न याद रखना है कि विद्यालय परिसर में वे कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिनसे बच्चों की मौलिक अभिव्यक्ति का विकास हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना है तो करना ही है। अब देखेंगे आप लोग आगे। पढ़ना क्या है? पढ़ना क्या है? पढ़कर समझने के सैद्धांतिक पक्षों की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज रीडिंग। पढ़ना क्या है? पढ़ने का अर्थ समझना मात्र ही नहीं अपितु अर्थ को आत्मसात कर संदर्भ के व्यापक अर्थ में पढ़ना कहलाता है। जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानना, दुनियादारी से परिचित होना, जीवन नवीन विचारों और भावों का उत्पन्न होना, विश्लेषण की क्षमता विकसित करना, कल्पना शक्ति से चिंतन और मनन करने की क्षमता को बढ़ाना, ये सब अगर आपके माइंड में है तो वही क्या है? पढ़ना है। पढ़ने की इन सभी कुशलताओं से विद्यार्थी अपने परिवेश, सांस्कृतिक और साहित्य संदर्भों से जुड़ता चला जाता है। पठन समझने के सैद्धांतिक पक्ष की व्याख्या, ये पॉइंट आपको जमा करके लिखना है। पढ़कर समझना एक सहज कौशल नहीं है,
यह एक मानसिक सृजनात्मकता प्रक्रिया है, मानसिक सृजनात्मक प्रक्रिया है जो विद्यार्थी, शिक्षकों में बच्चों में सीखने सिखाने के स्तरों में वृद्धि करती है। उच्च प्राथमिक स्तर में विद्यार्थियों को पढ़कर समझने में कई प्रकार की जटिलताओं का सामना भी करना पड़ता है। पाठ को समझने के स्तर पर शाब्दिक एवं विश्लेषणात्मक जटिलताएं भी होती है, जिसका सामना करना पड़ता है। शिक्षण के दौरान अनेक प्रकार की पाठ्यपुस्तकों विधाओं से शिक्षक का सामना करना होता है। शिक्षण प्रारंभ करने से पहले विद्यार्थी शिक्षक को पाठ की जटिलता के स्तर को भली प्रकार से जान लेना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा और विषय वस्तु दोनों में जटिलता आ जाती है। भाषा में जहाँ शिक्षक विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करते हैं, वहीं शब्द निर्माण की दक्षता पर भी ध्यान देते हैं। वे व्याकरणिक घटकों की ओर विद्यार्थी का ध्यान आकृष्ट करते हैं। वही लोकोक्तियाँ और मुहावरों का प्रयोग भी किया जाता है। लोकोक्ति और मुहावरों के प्रयोग पर भी बल दिया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य सामग्री में दो प्रकार की रचनाएं शामिल होती है। पहली है गहन अध्ययन, ठीक है ना, गहन अध्ययन के लिए, और कुछ द्रुत पठन के लिए। गहन अध्ययन के लिए कविता, जीवनी, निबंध जैसी विधाएं पाठ्य सामग्री का हिस्सा बनती हैं। वहीं द्रुत पठन के लिए भी संस्मरण, एकांकी, नाटक, यात्रा संस्मरण जैसी विधाओं की जगह दी जाती है। अब आपको अथवा में एक प्रश्न याद रखना है कि पढ़ने की क्षमता का विकास करने के लिए बालकों को किस प्रकार के पाठ दिए जाने चाहिए, इन पाठों की क्या विशेषताएं होती है। याद करना है इस क्वेश्चन को आप लोग। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निबंध शिक्षण एवं लेखन के दौरान किन पक्षों पर ध्यान देना अपेक्षित है, किन पक्षों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न भी आपको याद करना है, इसको मैं यहाँ पर आंसर नहीं लिखूंगा। अगला अपना क्वेश्चन है कि जीवन शिक्षण की विधि और उसके सोपान। ठीक है, तो जीवनी जो शिक्षण है उसकी विधि कौन कौन सी, उसके सोपान कौन कौन से। तो पहला आपको सोपान याद रखना है प्रस्तावना। पहला सोपान क्या है, प्रस्तावना। पठन सामग्री के प्रति विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए सामग्री को स्थानीय संदर्भों से जोड़ना जरूरी है। इसके संबंध में विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान का उपयोग भी किया जाना चाहिए। दूसरा सोपान है मौन पठन। निबंध की तरह जीवनी शिक्षण की शुरुआत मौन पठन से की जानी चाहिए। इससे बच्चों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। तीसरा जो चरण है वो है बोध परीक्षा। विद्यार्थियों के अर्थबोध, ग्रहणशीलता की जांच करने के लिए उसमें कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इससे इनकी समझ और मौन पठन की प्रक्रिया दोनों की जांच हो जाती है। चौथा चरण है हमारा वस्तुबोध एवं विचार विश्लेषण। एक बार पुनः विद्यार्थियों को मौन पठन का अवसर दिया जा सकता है। हालांकि ये जरूरी नहीं है क्योंकि यह जीवनी की विषय वस्तु एवं भाषा पर निर्भर करता है कि पुनः मौन पठन करवाया जाए या नहीं करवाया जाए। अगला स्टेप है पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन। जीवन मूल्यों, सामाजिक संदर्भों, तथ्यात्मक विवरणों एवं अन्य अभिवृत्त्यात्मक प्रश्नों द्वारा पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन कार्य किया जाना अपेक्षित है। छठवां इसका स्टेप है गृह कार्य। संबंधित जीवनी के आधार पर कुछ प्रश्नों को बनाया जा सकता है जो हमारे दैनिक व्यवहार को संवारने में कारगर हो सकते हैं। प्रश्न उनके बचपन के किस्से, त्याग समर्पण के कार्य, जीवन के अन्य क्रियाकलाप आदि से संबंधित होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अथवा में आपको याद रखना है कि बाल साहित्य से क्या तात्पर्य है। भाषा के विकास में बाल साहित्य की भूमिका पर प्रकाश डालिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद करके जाएंगे। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हिंदी मूल्यांकन के आयाम के उद्देश्य, सीखने की प्रक्रिया तथा परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन बताइए। सबसे पहले हम बात करेंगे मूल्यांकन के आयाम कौन कौन से हैं, देखेंगे। मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षण तथा परीक्षण साथ साथ संपादन भी किया जाता है, इसलिए मूल्यांकन का प्रयोग अधिक व्यापक रूप में किया जाता है। इसमें मापन छात्रों की निष्पत्तियों तक ही सीमित नहीं होता, अपितु शिक्षण की सामूहिक प्रक्रिया का भी मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन में बालक के संपूर्ण व्यवहार, परिवर्तन और शिक्षण की प्रक्रिया के उपकरणों एवं विधियों का मापन किया जाता है। इस व्यवहार परिवर्तन में बालक के ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक पक्ष भी शामिल होते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया में बीएस ब्लूम साहब जो हैं, ये बीएस ब्लूम, आप लोगों को मैंने फर्स्ट पेपर में शायद गलती से मैंने जॉन डी भी बता दिया, तो आप लोग ये बीएस ब्लूम याद रख लेना। शिक्षा की प्रक्रिया को बीएस ब्लूम ने त्रिपदी माना है। जैसे
हाँ सही है, बिल्कुल सही है। ये तो BH ब्लूम के हैं, जैसे शिक्षण उद्देश्य, व्यवहारगत परिवर्तन और अधिगम अनुभव, वहाँ पर बात की गई थी। वहाँ जॉन डीबी ने बताया था, वो भी तीन मुख्य त्रिमुखी प्रक्रिया बताई जॉन डीबी के अनुसार। ये आप लोग बता दो, एक तो है अपना शिक्षक, दूसरा है विद्यार्थी और तीसरा है पाठ्यक्रम। ये जॉन डीबी के अनुसार है। कन्फ्यूज मैं भी हो गया था, तो याद रखना ये जॉन डीबी के अनुसार है। ये वाला शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम, ये जॉन डीबी का है। और BH ब्लूम का कौन सा है? शैक्षिक उद्देश्य, व्यावहारगत परिवर्तन और अधिगम के अनुभव। अब आ गया, क्लियर हो गया। देखिए, मूल्यांकन आयाम में वीक्षण शिक्षण के उद्देश्यों, सीखने के अनुभवों, व्यवहारगत परिवर्तन में घनिष्ठ से संबंध स्थापित किया BH ब्लूम साहब ने। शिक्षण एवं परीक्षण प्रक्रियाएं साथ साथ संपादित होती हैं और उद्देश्य केंद्रित लक्ष्य का सही अनुमान लगाया जाता है। शिक्षण के उद्देश्य समझिए आप लोग। शिक्षण के उद्देश्य ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, प्रयोगात्मक, रुच्यात्मक, अभिवृत्तात्मक, ठीक है ना। तो ये अपने 5 हैं। आगे बात करते हैं हम। अथवा में आपको प्रश्न याद रखना है, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आप द्वारा पढ़ी गई किसी भी कहानी या कविता पर पाठ योजना बनाइए। तो साथियों, एक आपसे लेसन प्लान भी बनवाया जा सकता है किसी भी पॉइंट को लेकर के। आप लोग कोई भी, जैसे त्योहारों का देश हमारा, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर आप लोग एक लेसन प्लान बनाइए। तो आप लोग कोई भी टॉपिक अपने मन से चूज करना और एक लेसन प्लान तैयार कर देना, ठीक है ना। लेसन प्लान तो आप लोगों ने बहुत बनाए, डायरिया वगैरह, जैसे उद्देश्य, अधिगम बिंदु, गतिविधि, मूल्यांकन, ये जो पॉइंट है ना, इस तरीके के पॉइंट उसके अंदर आएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करने, उद्देश्य लिखेंगे, ठीक है ना, एक तरफ। उसके बाद अपने सहायक सामग्री आएगी, उसके बाद प्रस्तावना आएगी, ठीक है ना। मैं आपको टेलीग्राम पर इस प्रश्न के लिए, इस प्रश्न को कंफर्म करने के लिए मैं आपको पॉइंट बताऊंगा कि लिस्ट लेसन किस तरीके से आप लोग बनाएंगे। और आप लोगों को वो फाइनल लेसन का जो प्रोसेस बताया था ना, वही सिस्टम इसके अंदर होता है। कोई चिंता नहीं करनी आपको। वो प्रारूप, वो पैटर्न आपको मैं इस पर डाल दूंगा टेलीग्राम पर, तो ज्वाइन कर लें आप उसको। तो इसी के साथ में अपना यहाँ पर मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। अगले जो क्लासें होंगी उनके लिए भी हम आपको बताएंगे, चिंता नहीं करना है आपको। और जिन्होंने, आप लोगों ने अगर एप्लीकेशन पर कोर्स ज्वाइन कर लाया ना, तो वो तो PDF पढ़ रहा है, ठीक है ना। PDF का पैसा लिया, वीडियो का कोई पैसा नहीं था मेरे तरफ से, ठीक है ना भाई। तो PDF आपको नहीं मिलेगी, PDF तो आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी, ठीक है ना। पेड है वो 109 रुपये। धन्यवाद।